हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों दालों के बारे में, ठीक है, क्या उनका रोल होता है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे अगर इंडिया में मतलब अगर मान लीजिए कोई बैंकरप्सी वाला केस होता है, किसी के साथ इंसॉल्वेंसी होता है, किसी के साथ धोखाधड़ी होता है, तो ऐसा कौन सा बोर्ड है इंडिया का जो इन सब चीज़ों को देखता है। तीसरा हम लोग जानेंगे ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025। एक्चुअली ओसाका इसलिए नाम रखा है कि ये हुआ जापान में है, ठीक है। तो बस हम लोग जानेंगे ये क्यों होता है, क्या इसमें मेन रोल होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना। और बाकी इसके बाद एक रिवीजन वाला वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर जान लेते हैं सबसे पहले प्लेसेस इन न्यूज़ में जापान दोस्तों थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है। ये जापान जो है करीब 14,125 आइलैंड्स का ग्रुप है। ये एक आइलैंड कंट्री है दोस्तों जो कि ईस्ट एशिया में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। ये जान लीजिए इसका लोकेशन। इसके वेस्ट में सी ऑफ जापान है। रुकिए देखिए मैप दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यही जापान है आपका, ठीक है। अब ये 14,005 मतलब 125 मतलब लगभग 14,000 आइलैंड्स का ये ग्रुप है पूरा जापान, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे कैपिटल इसका है टोक्यो कहाँ है, ये रहा दोस्तों टोक्यो, ठीक है। अब इसके पीएम तो आप जानते होंगे शिगेरू इशिबा जी हैं, ठीक है। उसके बाद एक आइलैंड कंट्री है, अगर इसको देखेंगे तो ईस्ट एशिया में पाया जाएगा। देखिए इस तरफ वाला जो पोर्शन है ये ईस्ट एशिया वाला है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में ईस्ट एशिया में ये है, ठीक है। अगर इसके वेस्ट में देखेंगे दोस्तों, इसके वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, जैसे ऐसे डिवाइड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट में क्या है आपका सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो नॉर्थ में आपका है सी ऑफ ओखोत्स्क, ये वाला है ना, सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके साउथ में तो आपको मिल जाएगा ईस्ट चाइना सी। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ईस्ट चाइना सी। इसमें दोस्तों देख लो जापान जो है 4 आइलैंड में डिवाइड है, मेन 4 आइलैंड में, इसके जो मेन लैंड है 4 आइलैंड में डिवाइड है। जैसे कि होकाकाइडो ये हो गया दोस्तों, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा होन्शु, उसके बाद आ जाएगा आपका शिकोकू आइलैंड हो गया, उसके बाद आ जाएगा क्यूशू आइलैंड, ठीक है। ये आपका ये 4 में हो गया, ठीक। उसके बाद ये जान लीजिए ये जो रिंग ऑफ फायर आप जानते होंगे, जो कि सबसे मतलब एक्टिव वॉल्केनो जहाँ पे है रिंग ऑफ फायर में ही है। तो ये जो जापान है इसी का पार्ट है रिंग ऑफ फायर, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज़, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, ठीक है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये दुनिया का 6ठा नंबर का कंट्री है जिसकी कोस्टलाइन सबसे लंबी है, ठीक है। और यहाँ पे एक दोस्तों लेक है, उस लेक का नाम है आप लेक बीवा, जो कि कंट्री की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। बस यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहला न्यूज़, है ना। अभी हमारा पहला न्यूज़ है पल्सिस को लेके दोस्तों, खासकर अरहर के लिए ये न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ नहीं था, एक आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने सोचा कि कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जितनी भी दालें हैं उनमें अगर अरहर को आप छोड़ दो, अरहर को छोड़ के जितनी भी दालें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, ठीक है। पर अरहर को छोड़ के इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब ये जान लीजिए दालें भी दो तरह से हैं, 2 तरह सीजन में उगाई जाती है। जैसे रबी सीजन हो गया और एक खरीफ सीजन हो गया। तो रबी सीजन में जो उगाई जाती है उनको रबी पल्सिस कहा जाता है, और खरीफ सीजन में जो उगाई जाती है उसको खरीफ पल्सिस कहा जाता है, ठीक है। रबी पल्सिस में कौन आ गया, ग्राम आ गया, चिकपी, ठीक है, जो चना होता है, मसूर की दाल होगी, इसको लेंटिल भी बोलते हैं। और खरीफ में आपका आ गया मूंग। ये जान लीजिए दोस्तों, अरहर जो है रबी सीजन में भी उगाया जाता है, ठीक है, पर मोस्टली खरीफ के लिए फेमस है तूर, ठीक है। मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक, ब्लैक ग्राम, ठीक। उसके बाद इंडिया में दोस्तों, इंडिया मान लीजिए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, ग्लोबली ये 25% आप समझ लीजिए प्रोड्यूस भी करता है, पर इससे ज़्यादा ये कंज्यूम कर लेता है, मतलब लगभग ग्लोबली 27% करता है, मतलब 2% एक्स्ट्रा मंगाना ही पड़ता है हम लोग को, है ना। अब अगर देखेंगे, और मेन बात इसका मेन रीजन ये भी है दोस्तों, एमएसपी, मतलब दालों पर उतना एमएसपी मिलता नहीं, इसीलिए लोग चावल दाल पे, मतलब चावल हो गया या फिर गेहूं हो गया, है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर मान लीजिए किसी तरह अगर मतलब सही बिका नहीं तो मतलब सरकार को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो ले ही लेगी, और इनके लिए वही रोल नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा लोग मतलब इसको उगाते नहीं है। और मेन बात है बीमारियों का भी दिक्कत होता है, सही से पैदावार नहीं हो पाती है ना, इसीलिए, ठीक है। और पोजीशन वाइज देखेंगे स्टेट वाइज तो राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड न्यूज़ IBBI। ये मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इंडिया में मतलब पूरे देश में अगर कहीं भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी वाला कोई केस होता है, उसको अगर कोई डिपार्टमेंट मतलब सॉल्व करता है तो वो डिपार्टमेंट है IBBI, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, और खास करके जो कॉर्पोरेट पर्सन्स है उनके रेगुलेशंस में ये कुछ चेंजेस हुआ है। तो आप जान लीजिए कि इसमें मतलब मेन स्टैटिक पोर्शन में आप जान लीजिए है क्या। तो IBBI का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये 2016 में, ठीक है, 2016 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। किस मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको किसी एक्ट के थ्रू बुलाया जाता है, मतलब ये पहले संविधान में नहीं होती पर किसी एक्ट के थ्रू इनको बनाया जाता है। तो वो एक्ट क्या है, IBC 2016, ठीक है। IBC का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ठीक है। ये वो एक्ट है जिसके थ्रू ये IBBI बना है, ठीक है। और इसका मतलब केम इनटू फोर्स, मतलब कब से काम स्टार्ट हो गया इसमें, तो 1 अक्टूबर 2016 से इसने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कंपोजिशन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो कंपोजिशन में एज यूजुअल आप जान रहे हैं एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, है ना। उसके बाद इसमें 3 या 4 मतलब एक्स ऑफिसियो होते हैं, पर 3 जो है मिनिस्ट्री के होते हैं। तो 3 एक्स ऑफिसियो मतलब वो ऑलरेडी होते हैं, मतलब अलग से नहीं है, मतलब ये सीट फिक्स है कि मतलब यहाँ पे एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे किस किस डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स और उसके बाद लॉ, इन तीनों डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के 3 आदमी होंगे इसमें मेंबर्स, ठीक है। और एक एक्स ऑफिसियो जो मतलब
डिसाइडेड है कि होगा वो है आरबीआई नॉमिनी होगा, जो आरबीआई भेजेगा, ठीक है। और पांच जो होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जिनमें 3 होल टाइम के लिए होंगे और कुछ दो पार्ट टाइम के लिए, पर मिनिमम 3 होल टाइम के लिए होना चाहिए। और उनका टेन्योर जान लीजिए दोस्तों, या तो 5 साल या तो 65 साल, जो भी इनमें से पहले हो जाए वही टेन्योर है, ठीक है। फिर फोर्थ न्यूज़ आ जाता है आपका दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ में है वर्ल्ड एक्सपो 2025। इसका नाम ओसाका इसलिए पड़ गया वर्ल्ड एक्सपो क्योंकि इस बार ओसाका में हो रहा है ना। अब इसमें क्या है दोस्तों, मतलब जितनी कंट्रीज हैं अपना सॉफ्ट पावर दिखाती हैं, मतलब सॉफ्ट पावर मतलब जैसे आपके कल्चर से हो गया, साइंस से हो गया, आर्ट से हो गया, इन सब चीज़ों में मतलब अपनी मतलब पावर की दिखाती हैं, सॉफ्ट पावर को शोकेस करती हैं, ठीक है। तो ये इस बार 2025 वाला कहाँ हुआ है दोस्तों, ये ओसाका में हुआ है। ओसाका कहाँ है, ये है आपका जापान में, और ये हर 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। 2025 वाला ओसाका में हुआ। इस बार का थीम क्या है, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ये पूरा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज अपनी सॉफ्ट पावर दिखाते हैं, जैसे कल्चर हो गया या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म है टू को क्रिएट एंड इंप्लीमेंट सोल्यूशन फॉर ग्लोबल चैलेंज, मतलब ग्लोबली जितनी भी चैलेंजेस हैं जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मतलब अचीव करने में बाधा बन रही है, उन सबको एक साथ जुट के मतलब सॉल्यूशन खोजना, ये प्लेटफॉर्म देता है मतलब मौका, ठीक है, अलाइन विद द SDGs, ठीक है। अब इंडियन पवेलियन जो था इधर, जो इंडियन पवेलियन है उसको किसने क्रिएट किया था, किसने डिजाइन किया था, उसको डिजाइन किया था IGNCA ने। IGNCA क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इस डिपार्टमेंट ने ही इस इंडियन पवेलियन को सजाया था, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑटोनोमस मतलब अपने डिसीजन मैक्सिमम खुद ही लेता है, ठीक है। तो आज दोस्तों इतने ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। और कल मिलते हैं, और इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा मैं रिवीजन का लास्ट एक हफ्ते का, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, वीडियो अच्छा लगे तो फिर मतलब सब्सक्राइब करिएगा, है ना। थैंक यू।